उसका ऑर्डर आ गया सही सही, है ना? तो आई होप जब आपने ऑर्डर लिखा होगा तो मैग्नीशियम यहाँ आया होगा, फास्फोरस, है ना? और ऑर्डर कैसा आया होगा ये, ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी में उतना कुछ दिक्कत नहीं है। उधर आर्गन हमें दिखते रहता है कि आर्गन सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एक्सेप्शन है ये दोनों का, तो ये दोनों हमें याद रखना है ना। क्लियर है ये चीज? चलें आगे, ठीक है? तो अगला टॉपिक लिखो नाम, और इसके आगे आपने वो सब पूरी कहानी लिख ली ना ऐसे करके। तो एक बार मुझे दिखा देना, ठीक है? एक बार कॉपी ना अभी जाने के पहले एक बार दिखा देना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? और जो लोग नहीं आए हैं प्लीज अगली क्लास में जब आइएगा तो ये वाला कॉपी मुझे एक बार दिखा दीजिएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है? जो आपने यहाँ पर इसके लिए किया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जब भी आएंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, डेफिनेशन ऑफिनेशन इसका कुछ है नहीं, ठीक है? मतलब समझिए बस, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, देयर इज नथिंग कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, पढ़ने के लिए है बस, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो क्या बनेगा, सोडियम प्लस, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद निकलेगा कि नहीं निकलेगा ओरिजिनल में, ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दे रहे हैं, तो क्या बनेगा ये Na+2। तो ये क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकाला तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? पहली चीज, तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिख रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, एक के बाद एक, क्या करने में, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी जाएगी उसे हम क्या बुलाएंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? बनाइए इसको, डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद आप कुछ मत करिएगा, फिर नीचे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख दीजिएगा सबके लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख दिया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 10 प्रोटॉन, सॉरी 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 11 11 11, 10 9 8 और 7, ठीक है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग। बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताता है बेटा, Z, Z is constant, electron is decreasing, which implies what, इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो वो जो शील्डिंग है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। शील्डिंग किसको बुलाते थे, जो रिपल्स करता था। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसको बाहर देके धक्का तो मारने वाला कोई नहीं, तो न्यूक्लियस से क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, सिग्मा इंक्रीजेस। नेक्स्ट,
Z माइनस सिग्मा पर क्या होगा बोलो। अब देखो यहां पर सिग्मा अगर डिक्रीज हो रहा है तो Z माइनस सिग्मा क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो सिग्मा डिक्रीजेस, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन दिख रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ये फालतू में मैं यहां नहीं लिख रहा। आप देखो ऐसे सोचो ना, जेड इफेक्टिव क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने बढ़ा दिया तो किसी भी चीज को बाहर निकालने में क्या लगेगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा, तो ज्यादा एफर्ट लग रहा है, बार बार पीछे पलटने की कोई जरूरत है नहीं। जेड इफेक्टिव अगर आपको पता है कि जेड इफेक्टिव क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, ठीक है, जेड की जगह जेड इफेक्टिव लिख रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अगर ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है तो निकालने में क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो ये डब्बे में बंद कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अब ध्यान से देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इधर के बाद वाला है। इन सब को अगर कंपेयर करना पड़े तो इसके लिए जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, इसके लिए जेड इफेक्टिव सबसे कम। दिख रहा है ये आपको, बना लो ऐसे। एरो डिनोट्स द अमाउंट ऑफ जेड इफेक्टिव। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसके लिए, चौथे वाले के लिए। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा, चौथा वाला। उसके बाद तीसरा वाला, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद पहला वाला। यहां नोट करके हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। वो होगा ही होगा, हमेशा ही बढ़ेगा, है ना। खुद सोचो ना, जब जब इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तब तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, है ना। जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये अपने से करो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है ये रहा, कार्बन से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो पहले तो आप वो लिखो जैसे मैंने वहां लिखा, IE1, IE2, IE3, ऐसे लिखो। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तब तो आप सीखोगे। उसके बाद जेड इफेक्टिव बढ़ा बढ़ा के लिखा वो लिखो, और लास्ट में फिर ऑर्डर लिख देना सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का।
करो खुद से। कहा आपने अपने से? IE1, IE2, IE3, IE4, IE5, IE6। ठीक है। इसके बाद आपने ये लिखा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या लिखना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से सिग्मा क्या होगा? कम हो। फिर Z इफेक्टिव का फॉर्मूला Z माइनस सिग्मा, और फिर सिग्मा कम, Z इज कांस्टेंट, Z इफेक्टिव विल इंक्रीज। और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। देयरफॉर यहाँ हमने Z इफेक्टिव को इंक्रीज कराया, तो यहाँ भी इंक्रीज कराएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद Z इफेक्टिव बहुत बहुत ज्यादा, Z इफेक्टिव बहुत बहुत कम, तो उसके बाद हम ऑर्डर क्या लिख देंगे? 6 greater than 5 greater than 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1। IE, 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 है ना, IE। ओके। ये आया आपका इस तरीके से। हमें इसी तरीके से पढ़ना है बेटा, ये ध्यान रखना। रटने से काम नहीं चलेगा। कुछ कुछ चीजें हैं याद करने के लिए, वो तो है ही, वो तो अपनी जगह पर है ही, वो सब तो याद करेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके अंदर 5-6 चीजें पढ़नी है। कंपैरिजन ऑफ, क्या मतलब हुआ आयनाइजेशन एनर्जी? देखो अभी तक तो हम क्या बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, है ना। Na+ से अगर आप Na+2 बनाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो देखना है यहाँ पर। ज्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 100 से 101 हुआ उसको भी बढ़ना ही बोलेंगे, और 100 से 500 हुआ उसको भी बढ़ना ही बोलेंगे। तो कितना बढ़ेगा? पहले केस में कम बढ़ रहा है, दूसरे केस में ज्यादा बढ़ रहा है, वो सीखना है, वो इसमें सीखना है। समझ में आया कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में क्या सीखना है? तो लिखो, पहला कंपैरिजन इज सोडियम से सोडियम प्लस और सोडियम प्लस से सोडियम+2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
पूरा लिखना है, वो हीलियम वाला टाइप से मत लिखना, सॉरी नियॉन वाले टाइप से मत लिखना, पूरा लिखना। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका लिख 1s2, 2s2, 2p6। फर्स्ट वन क्या है? IE1। सेकंड क्या है? IE2। यहां तक लिखो, फिर तो आंसर आपके आंख के सामने ही होगा, है ना? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्या डाउट नहीं है? कि IE2 विल बी ग्रेटर देन IE1। अभी जस्ट किया इसको हम, है ना? नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहां पर देखो, पहला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से निकल रहा है? एस ऑर्बिटल से निकल रहा है। और पहला इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकलने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन रहा है? हाँ, नोबल गैस का नहीं दिख रहा? नोबल गैस कौन सा? नियॉन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो नियॉन के करस्पॉन्डिंग बन रहा है, तो बेसिकली हम दूसरा वाला जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? ऐसे सोच सकते हैं क्या कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है बाहर? इस तरीके से हम सोच सकते हैं। IE2 बेसिकली क्या कर रहा है? Na+ को Na+2 बना रहा है। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो वो क्या है? नोबल गैस के करस्पॉन्डिंग। तो इस IE2 को हम कैसे सोच सकते हैं? इस तरीके से सोच सकते हैं कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। और हमने शुरू में क्या सीखा? मैक्सिमम जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो किसके लिए होता है? नोबल गैस का। तो इसका मतलब जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगा वो जो पहले वाले से क्या आएगा? बहुत ज्यादा। क्यों बहुत ज्यादा आएगा? क्योंकि आप सेकंड वाले केस में एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक स्टेबल ऑर्बिट से आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। तो ऐसा ना बनाकर हम इसको कैसा बनाएंगे? ऐसा। बड़ा तो होगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां लिखो एक लाइन, यू आर टेकिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के ब्रैकेट में लिखिए, therefore IE2 will be very very high। बहुत बड़ा होगा। और एक सिंगल और डबल बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो बुक में इसकी वैल्यूज दे रखी हैं, तो आई होप बुक में दे रखा है ये 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और ये 4562 किलो जूल पर मोल, 10 गुना ज्यादा एनर्जी। तो दैट इज व्हाट एप्रिशिएबल, है ना? ऐसा नहीं है 496 से 500 हो गया, उसको बोलेंगे कम इंक्रीज। यहां तो कितना है? ऑलमोस्ट 10 गुना इंक्रीज है, 9 गुना इंक्रीज है। ओके, ये क्या लिखा? 4562 किलो जूल पर मोल, है ना? लिख लेना। ना, तो ये हमने इसलिए लिखा कि इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? लिखो,
क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होता है, क्या वर्ड लिखा होता है? देखो, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इसको ब्रैक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेरी वेरी large difference exists between two successive ionization energy सक्सेसिव मतलब समझ रहे हो ना, 2 3 1 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब और समझाएंगे आपको। then we can assume that the given element has achieved noble gas configuration. The given element has achieved noble gas configuration. ठीक है, तो इसका एक सवाल लिखेंगे। एक एलिमेंट है x, उससे आपने इलेक्ट्रॉन निकाला x प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला x प्लस 2। ठीक है, पहले यही वाला करते हैं, एग्जाम्पल 1। तो मैं खुद से बना के दे रहा हूं। तो मार्क करिए, पहला वाला क्या होगा IE1, दूसरा वाला क्या होगा IE2। क्वेश्चन में यही लाइन गिवन है, क्या गिवन है? IE2 is very very larger than IE1। IE2 is very very larger than IE1, which means what? बताओ, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसने अचीव किया होगा? ये बीच वाला। तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? नोबल गैस का अचीव किया होगा इसने, नियरेस्ट नोबल गैस। अब देखो, मुद्दे की बात इसके बाद शुरू होती है कि एक्स ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब अचीव किया? कितना इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद? एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। एक्स हैज अचीव्ड noble gas configuration after removal of one electron। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दिस इंप्लाइज व्हाट? ठीक है, तो अगर सोडियम और सोडियम प्लस माने, ठीक है, इसी को अगर सोडियम और सोडियम प्लस माने, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है, तो ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा? ग्रुप 1? नहीं, सोचकर देखो। ग्रुप 1 का एलिमेंट उठाओ, कोई सा भी,
उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो तो वो हमेशा क्या अचीव करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल खोलो और देखो। समझ में आया उस लाइन का कितना बड़ा महत्व था जो अभी हमने सीखा? आप सोडियम का ही लिख के देख लो ना। 3s1, 3s1 में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। वैसे ही सोडियम के बाद जो अगला आएगा, ठीक है, पोटेशियम, है ना? अगला कौन है सोडियम के नीचे ग्रुप में? पोटेशियम। पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में कितना आएगा? वही s1 आएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आपको वहां से भी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ, देखें जरा आगे आप सोच सकते हैं या नहीं। ये लिख लिया आपने? लिख लीजिए। इसी ऑर्डर में चलना। जो दे रखा है उसको यहां लिखना। इसको लिखने के बाद लिखना कि कौन सा इसमें से स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। उसके बाद चेक करना कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने निकालने पड़ेंगे किस ग्रुप से ताकि वो नोबल गैस बन जाए, फिर ये सोचना है। ठीक है, समझ आया एल्गोरिथम कैसे सोचना है इसको? पहले आपको ये मार्क करना है कि क्या दे रखा है, उसके हिसाब से मार्क करना है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा, x+2 या x+3 किसका आएगा, वी डोंट नो। फिर उसके बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर जब आप पहुंचोगे तो ये चेक करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े स्टेबल तक पहुंचने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़े उस हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि वो किस ग्रुप में लाई करेगा। समझ आया ये? एक आध अपने से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बनाइए। तो ये मैंने बोला ना इसमें कंपैरिजन वाले में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये पहला पॉइंट था सोडियम वाला, है ना, पहला, जिसमें हमने कंपेयर किया IE2 इज ग्रेटर देन IE1, तो कैसे सीधे बोल दिया क्या कि ग्रुप 1 में लाई करेगा। ठीक है, सेकंड, it is given that IE3 is very very larger than IE2। करो फिर आगे। ये सीधा सवाल है ना, फिर इसका उल्टा भी पूछा जाएगा आपसे। डन। IE3 is more than IE2, which means what? Very very large। ठीक है, which means what? इसने क्या अचीव किया होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस मत लिखना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। which implies what?
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने में Y ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन जब अगर लॉस होगा तो बेसिकली Y कहां बिलोंग करेगा? सेकेंड ग्रुप। नहीं, Y किस तरीके का एलिमेंट होगा? सोडियम मैग्नीशियम टाइप का, Mg+2। Mg को Mg+2 पर अगर डालो तो Mg+2 विल अटेन व्हाट? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और Mg किस में बिलोंग करता है? सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, तो Mg चूंकि एक एग्जांपल है, इसका बुक में दे रखा है, तो Mg पर भी हम इसको लिख लेंगे एक बार। Mg से Mg+ और Mg+ से Mg+2, Mg+2 से Mg+3, IE1, IE2, IE3। ठीक है, वैल्यू लिखो। IE1 का 738, 451। ये देखो कितने का डिफरेंस है? 700 का। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है 7733। बढ़ तो यहां भी रहा है बेटा, बट कितना बढ़ रहा है? 700, और यहां 5 गुना, है ना? ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम Mg+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो। यहां पर क्या आएगा Mg+2 का कॉन्फ़िगरेशन? दिख भी रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और बाकी Mg हमें पता है सेकंड ग्रुप में। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके लिखेंगे। और अभी दो दो सवाल आपको करा दिया है, तो आप आराम से आप गेस भी कर सकते हो कि कहां लाई करेगा, क्या चीज लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब थोड़ा सा इसका उल्टा थर्ड में लिखो। थर्ड में क्या करेगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि किस दो आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस होगा। उल्टा, पहले क्या बोला? दो में आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचो। और इस बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देगा और आपको बताना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, या फिर आपको यह बताना होगा कि कौन सा आप इससे आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। और तीसरे में क्या बताना होगा कि आपको कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। तो क्वेश्चन लिखो। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर यह बताना है कि इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करोगे तो कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, करो, कोशिश करो। ऑब्वियसली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचते पहुंचते ही बताना है। सारा निकाल दोगे तो, पूरा निकालोगे तब तो सबसे ज्यादा तो लास्ट वाला आएगा 13वां। ठीक है, वो नहीं, नोबल गैस तक पहुंचते पहुंचते सबसे ज्यादा कौन सा आएगा वो पूछा गया है। करो, कोशिश करो। करो ना, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहां पर पहुंच रहा है। हो जाएगा आंसर। करोगे तब तो होगा, कोशिश करो। अब देखो, जैसे ये हमें पता ही है कि ये एल्युमिनियम है ना 13 पर। ठीक है, ये तो हमें पता है एल्युमिनियम है 13 पर। तो आप वहां एल्युमिनियम लिख कर भी कर सकते हो, या तो मैं तो अगर कुछ नहीं दे रखा था तो एक्स वाई मान के करेंगे। ठीक है, एक्स मान लेंगे इसको। तो एक्स से जब आप एक्स प्लस जाओगे तो P1 का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो दिस विल बी योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किया आपने? उसके बाद जब x+2 पे जाओगे तो S2 का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। दिस विल गिव यू व्हाट?
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जब आप X+3 पे जाओगे तो H2 का दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, दिस विल गिव यू व्हाट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और अब जब आप आगे बढ़ोगे तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली अब हमारे पास ये बच गया है, 3 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना बेटा। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो गए और अब अपने पास क्या बना है, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आएगा तो ये IE4, लेकिन क्या बोलेंगे हम, IE4 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IE3। यही क्वेश्चन पूछ रहा था मैं आपसे, क्या हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर कि कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आएगा ऑर्डर में? ठीक है, तो हमारे दिमाग में अगर ये नहीं चलता है तो आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चलिए, आपको दिख जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इसके बाद X+2 का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, लो आ गया ये, है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, 3। तो चूंकि ये एल्युमिनियम को रिजेंबल करता है तो यहां पर आप लिख सकते हो कि एल्युमिनियम के लिए था, एक साथ दोनों हो जाएगा काम। एक्स दे रखा होगा तो एक्स, एल्युमिनियम दे रखा होगा तो एल्युमिनियम। ठीक है, एक खुद से करो, एक और 4। सिलिकॉन के लिए करो खुद से, यही पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और पूरा प्रोसेस खुद से करो, करो, करोगे तब तो सीखोगे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखवाएगा, मैक्सिमम 20 तक या एक, उससे ज्यादा नहीं लिखवाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ये बस आपको पूछने के लिए कि क्या आप वो चीज समझ पाए या नहीं समझ पाए, कि क्यों बड़ा आ रहा है, समझ रहे हो इस चीज को। तो 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं आएगा आपको निकालने के लिए ये सारी चीजें। तो डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर देंगे इस बार तो, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो पांचवा ज्यादा होगा चौथे से, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन तक निकालो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पांचवा निकालोगे तो पांचवा मीन्स व्हाट, IE5 विल बी ग्रेटर देन IE4। आ गया आंसर, देखो एक बार में आंसर, बाकी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। ये 4 जैसे ही खत्म होंगे तो क्या दे देगा आपको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं ना है, कर लेंगे हम। तो आप एक बार इसको बना लेना खुद से, ठीक है, नहीं बनाए तो जैसे ऊपर किया है वैसे नीचे। ओके, चलो 5 लिखो, 5। 5 में हम, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे। देखो अभी तक क्या होता था, हम हमने विद इन एलिमेंट कंपेयर किया, किया ना। हमने एल्युमिनियम में कंपेयर किया कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा ज्यादा होगा, एल्युमिनियम का पांचवा या एल्युमिनियम का छठा। ठीक है, मैग्नीशियम में कंपेयर किया कि मैग्नीशियम में आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा ज्यादा होगा, दूसरा या तीसरा। सोडियम में कंपेयर किया कौन सा ज्यादा होगा, दूसरा या पहला। बस एक ही एलिमेंट के अंदर कंपेयर करे थे, इंट्रा कंपैरिजन। अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेंगे,
कंपेयर करेंगे। तो वो कैसे करना है वो सीखना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो लिखो नाइट्रोजन का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब भले नाइट्रोजन प्लस बनता हो चाहे नहीं बनता हो, उससे अभी लेना देना नहीं है हमारा। भले ऑक्सीजन प्लस बनता हो चाहे नहीं बनता हो, उससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बस कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दिस विल बी योर IE1 फॉर नाइट्रोजन, ऐसे लिख लेना, एंड दिस विल बी IE2 फॉर नाइट्रोजन। सिमिलरली यहां लिख लेना IE1 फॉर ऑक्सीजन, अपने हिसाब से जो ठीक लगे, IE2 फॉर ऑक्सीजन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि इन दोनों को कंपेयर करना है, IE1 ऑफ नाइट्रोजन एंड IE1 ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका लिखा आपने कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का क्या आया, 1s2 2s2 और 2p3, और ये कितना आया 1s2 2s2 और 2p। ठीक है, तो ये तो क्लियर कट यहां दिख रहा है, ये 2p3 कैसा है, कैसा है, हाफ फिल्ड, यहां लिखिए हाफ फिल्ड। इधर मोर देन हाफ फील्ड लिखना नहीं है। ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, मोर देन हाफ फील्ड। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, हाफ फील्ड वाला। तो दिख गया आंसर, क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। लिख लेना क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। इसको समझो ऐसे, ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है, मतलब ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इधर बगल में लिख लेना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्यों में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों आया, बिकॉज मोर स्टेबिलिटी और बिकॉज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, करा हमने ये। चलिए अब इसका लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N प्लस का लिखना है, O प्लस का और N प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 और 2p3। इस बार हाफ फील्ड कौन हो गया, ऑक्सीजन, दिख रहा है ये हाफ फील्ड ऑक्सीजन, O प्लस है ना, O प्लस, इस बार ये हाफ फील्ड है। क्या लिखेंगे हम, ये पोर्शन IE2 of oxygen is greater than IE2 of nitrogen. रीजन तो हमें पता है, हाफ filled orbitals.
ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज का। एक और है सोडियम और मैग्नीशियम, कर सकते हैं आप कंपेयर। ठीक है, लेकर आओ, देखो मैं बना के दे देता हूं बस, तरीके से जैसे मैंने लिखा ऐसे ऐसे ही बनाना है ताकि आपका नोट्स भी बन जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा है ना आलसी हो गया, मैं सोच रहा हूँ ऑफिस बनवा लूं नोट्स। जैसे मैंने यहाँ पर किया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, फिर IE1 लिखा है, IE2 लिखा है, ऐसे ही करना है आपको सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम से सोडियम प्लस, और सोडियम प्लस से सोडियम प्लस 2, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस, और मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम प्लस 2। 3 भी है क्या? 3 भी है, Na+3, Mg+3। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? IE1 सोडियम, IE1 मैग्नीशियम, इन दोनों का IE1 कंपेयर करना है रीजन के साथ। IE2 सोडियम, IE2 मैग्नीशियम, IE3 सोडियम, IE3 मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालिए, आपको सारा दिख जाएगा।
पहला कंपैरिजन हो गया, IE1 सोडियम, IE1 मैग्नीशियम, ये आया आंसर। और रीजन क्या आया इसके पीछे? तो सोडियम का Z कितना है? 11। मैग्नीशियम का Z कितना है? 12। तो Z इफेक्टिव में Z क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला रीजन इज Z इफेक्टिव इज मोर। Z ज्यादा है ना बेटा, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो, बोला था ना। और दूसरा रीजन इज, ठीक है, मैग्नीशियम के लिए लिखाया था ना आपको, बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए कि S2 क्या होता है? फुली फिल्ड स्टेबल। तो फुली फिल्ड स्टेबल, फुली फिल्ड स्टेबल। ठीक है, दूसरा वाला, ये तो उतनी देर से अभी यही कर रहे हैं। IE2 सोडियम इज ग्रेटर देन IE2 मैग्नीशियम। तो इन सब पर भारी क्या पड़ गया? इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां देखो बेटा, जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से निकाला होगा, ठीक है, तो इसका फुली फिल्ड s ऑर्बिटल तो गायब हो गया होगा। और Z इफेक्टिव तो Z और सिग्मा दोनों पर रहता है ना, तो Z इफेक्टिव को हमें यहां नहीं देखना है। सब पर भारी क्या पड़ गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल होता है, वो सब चीज पर ऑलमोस्ट भारी पड़ जाता है ना। तो उसको उस हिसाब से नहीं सोचना है, उसको दूसरे हिसाब से सोचना है। थर्ड, IE3 सोडियम is less than IE3 मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका क्या होगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आया आपका आंसर। बाकी आपने ये सब यहां पर बना लिया था ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था ना? लिख लेना। बेसिकली इन दोनों पर लिखना है और क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे होने चाहिए, सोडियम प्लस का और Mg+2 का। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और सातवां जो है इस सेक्शन में, वो है रटना। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एट दिस स्टेज। बगल में लिख देना, रटना है। बोरोन, Tl, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम। एज ए एक्सेप्शन इसको रट लीजिएगा। लर्न एज अ फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, और अब थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, which is also written as EA। ठीक है, कैपिटल E, स्मॉल e एंड स्मॉल a, है ना। E, स्मॉल e, स्मॉल a।
or it is also written as electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, EGE. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी एंथैल्पी क्या होता है जो पढ़ेंगे, है ना, इक्विलिब्रियम वगैरह चैप्टर उसमें आएगा, और थर्मोडायनामिक्स होगा वहां पर आएगा। अभी आप मान के चलिए कि कुछ होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो लिखिए एक लाइन, इट इज अ मेजर ऑफ it is a measure of tendency of an element. It is a measure of tendency of an element to gain electron. मतलब आप किसी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो क्या वो ऐड होना चाहेगा, ये सारी चीज, ये है इसका मतलब टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ दैट टेंडेंसी। क्या सोडियम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो टेंडेंसी की मेजरमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हाइपोथेटिकली तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिखिए। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या करना था, बाहर निकालना था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यही था आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, ठीक है। तो इधर बगल में लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसके बाद से चीजें इंपॉर्टेंट शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या करना होगा, ऐड करना होगा, या एनर्जी सुनिए, जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो एनर्जी क्या होगा, देना होगा। तो एनीथिंग एडेड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। ये थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो एनर्जी क्या करना हो रहा है, ऐड करना। एनर्जी अगर आप ऐड करोगे सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सोडियम क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब वाला प्रोसेस हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक को कैसे डिफाइन किया था क्लास 10 में, इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। ये समझ में नहीं आता सर, एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी निकल रहा होगा, वहां तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। निकल रहा होगा तो उसमें प्लस लिखेंगे, प्लस लिखते प्लस किलो जूल पर मोल, यहाँ सब चीज उल्टा चलेगा, ठीक है। तो उल्टा लिखो एक बार, सोडियम प्लस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होगे, ऊपर देखो ऊपर वाले के लाइन में क्या लिखा, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू व्हाट, गेन इलेक्ट्रॉन, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हर एलिमेंट का पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगा। मतलब आप सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, ना कि एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो एक लाइन यहां स्टार करके लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। Electron gain enthalpy will be negative of ionization energy.
ठीक है। और भी कुछ कुछ चीजें लिखनी है जो बुक में दे रखी होती हैं, पढ़ने में आसानी होगा। एग्जाम्पल फिर लिखो। इस बार एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? सोडियम में एनर्जी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को, ठीक है, जब हम सोडियम में एनर्जी ऐड कर रहे हैं, Na+ और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसे हम बेसिकली इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो, तो ये जो आपके सामने फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रखा है, ये कौन सा रिएक्शन है? आयनाइजेशन एनर्जी वाला या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला? देखो, आपके एनर्जी डालने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो ये कौन सा लिखा हुआ इक्वेशन? आयनाइजेशन एनर्जी का। और आयनाइजेशन एनर्जी किसका आयनाइजेशन कर रहे हो? सोडियम का। तो लिखो यहां पर, एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ठीक है। इसी रिएक्शन को उल्टे डायरेक्शन में पढ़ा जाए, इसी रिएक्शन को इफ रेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। तो लिखेंगे नहीं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिख दोगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे नहीं, इसी को यहां पर दिमाग में पढ़ेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है? Na+ और E- जुड़ेगा, सोडियम बनेगा और एनर्जी निकलेगा। तो जब Na+ में E- जुड़ेगा तो वो क्या हो रहा होगा? इट इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एनर्जी जो लिखा जाएगा तो एनर्जी को क्या बुलाओगे? एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया बेटा? सोडियम ने किया या सोडियम प्लस ने किया? सोडियम प्लस ने किया है इलेक्ट्रॉन को गेन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका लिखा है हमने? Na+ का। आयनाइज किसको किया था आपने? सोडियम को। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसका लिखा आपने? सोडियम का। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप अपने से बना सकते हैं ऐसे ही। देखें जरा क्या दिमाग लगाते हैं आप। मैं ये लिख के दे रहा हूं आपको, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सोच समझ के करना है ना। देखो जरा, सोचो और करो, कोशिश करो। कोशिश करने से ही चीजें सीखते हैं, और क्या। क्या होगा? ज्यादा ज्यादा गलत होगा। ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे आप लिखिए। तरीका मैंने समझा दिया कि कैसे पढ़कर हम लिख सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोलेंगे और इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। चलो बेटा, रिएक्शन सामने है, आपके आंख के सामने। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। सोचो क्या काम है।
बैलेंस करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा, जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है ये आपको। तो जो एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, आई आंसर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। बैकवर्ड रिएक्शन अगर आप देखो, ठीक है, तो Cl माइनस से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो ताकि वो क्लोरीन और क्या बन जाए, इलेक्ट्रॉन। इसको दिमाग में देखना है, दिमाग में चलाना है उल्टे डायरेक्शन में। तो उल्टे डायरेक्शन में क्या दिमाग में चलेगा, क्लोरीन माइनस में जब आप एनर्जी ऐड करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। यहां एक चीज और ध्यान रखना, ये एनर्जी हम कैसे पढ़ रहे हैं, ये वाला एनर्जी को कैसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। फॉरवर्ड में अगर लिखा होगा तो क्या, बैकवर्ड में लिखा होगा तो क्या। सिमिलरली ये एनर्जी को हम क्या पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड में, इस एनर्जी को ही बैकवर्ड रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, वो एनर्जी है। वो एनर्जी को कैसे पढ़ना है, गया ये दिमाग में। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम प्लस इज 0.5 electron volt, then find electron gain enthalpy of Na plus। ये क्वेश्चन करिए। प्लस माइनस सब थर्मोडायनेमिक्स में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए।
गया। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे आया होगा? सोडियम में हमने 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड किया होगा, तो हमें क्या मिला होगा? सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट? प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? नाउ या तो हम डायरेक्ट आंसर लिख ले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस क्या होगा इसका नेगेटिव, माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो समझ के करें, समझ के क्या करना होगा, इसको बैकवर्ड रिएक्शन में ले जाना होगा। तो इसको अगर बैकवर्ड रिएक्शन में ले जाना है तो प्लस 0.5 राइट साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस। ठीक है, ये मन में सोचना है, क्योंकि अगर आपने ये अगर लिख दिया ना तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मन में सोचना है कि उल्टा चल रहा होगा। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि एरो किधर बना हुआ है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो मन में क्या सोचना है वो भी देख लो। मन में बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मन में क्या सोचना है? आप एरो को लगाओ पीछे ऐसा। ठीक, एनर्जी को लेकर आओ राइट साइड। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। देखो आ गया, बैकवर्ड रिएक्शन इज व्हाट? नेगेटिव। वही आना भी चाहिए था। ये जो प्लस माइनस है ना, यही चीज थर्मोडायनेमिक्स में सीखना है। तो आप अगर इस तरीके से ये सोचो कि सेकंड वाला केस देखो, हम क्या कर रहे हैं, जब हम सोडियम प्लस, ये थर्मोडायनेमिक्स में सीखना ही है तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। सोडियम प्लस में जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इधर वाला तो मेरा रिएक्टेंट होगा, ये समझ में आता है आपको? इस केस में इधर वाला मेरा क्या होगा? रिएक्टेंट आएगा। और रिएक्टेंट से आप क्या करोगे? एनर्जी को निकालोगे। रिएक्टेंट मिक्स हो रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, तो एनर्जी अगर निकलेगा तो वो कैसा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। दिख रहा है वो? ये हमारा इस केस में रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में इस बार एनर्जी डाल रहे हो तो क्या होगा? वो एंडोथर्मिक। ठीक है, आज तक क्लास 10 9 10 में तो हमें ये लिखा जाता था प्लस 5 किलो जूल, राइट साइड में हमेशा लिखता था, लिखता है कि नहीं? बट उस तरीके से नहीं सोचते, वो एनर्जी रिलीज के टर्म्स में आता है। ठीक है, तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा। बट थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे सोचना है आपको, रिएक्टेंट मिक्स किया और रिएक्टेंट से एनर्जी निकाला तो एनर्जी कहीं जाएगा ना, तो एनर्जी कहाँ आएगा? रिएक्शन के बाहर। रिएक्शन के बाहर अगर एनर्जी आया तो एक्सोथर्मिक। उसी तरह रिएक्शन में एनर्जी डाला गया तो एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आई होप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी का माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा। तो जब आप सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन मिक्स करोगे तो एनर्जी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालनी होगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट्स के टर्म्स में दिस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो, वो लास्ट लाइन, और उसके बाद फिर क्लोज करेंगे आज क्लास। वो लाइन क्या है? एक्सेप्ट फॉर noble gas, comma, fully filled and half filled, वही जो पहले आपको पढ़ा रखा है, fully filled, half filled, which has zero value or positive value of electron gain enthalpy. ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों लिखा? हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए, एक की जगह 2 कर जाए, 3 कर जाए। तो पहला गेन करेगा तो पहला गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो
सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा गेन करेगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके बाद वाला पॉजिटिव हो सकता है बेटा, बट फर्स्ट क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। और इसका एक्सेप्शन क्या है? नोबल गैस, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव नहीं आएगा। या तो वैल्यू उसका 0 होगा या तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इस लाइन का एक्सेप्शन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लो ऐसे। और सोच के भी देखो ना बेटा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है वो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती डालोगे तो एनर्जी डालना हो, है ना? जबरदस्ती अगर डालोगे इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी क्या करना होगा? ऐड करना होगा। एक ही घर में अगर 10 लोग के रहने की जगह है वहां 15 अगर रखना हो तो क्या करना होगा? धक्का मारना होगा बाहर से। बाहर से अगर एनर्जी डालना होगा तो वो क्या होगा? वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बोला मैंने? बाहर से अगर एनर्जी डाल रहे हैं तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। खुद आपको समझ में आएगा ये। चलिए, डन, जा सकते हैं आप।